गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स और नमस्कार। आप सबका फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं दिनेश कुमार पांडे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से MPPSC प्री के क्रैश कोर्स जो कंपटीशन कम्युनिटी द्वारा शुरू किया गया है उसके एक और पार्ट्स को लेकर के आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल बैंक एंड RBI। ठीक, तो RBI से रिलेटेड आपके में क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको काम आएंगी जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इससे रिलेटेड जैसे अगर अपन क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जैसे मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ कि जो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, ठीक, वो इकोनॉमिक्स का पोर्शन ऐसा है कि उसमें आपको करेंट लेवल पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके करंट लेवल से ज़्यादा आते हैं, ठीक, मगर फिर भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है RBI, राष्ट्रीय बैंक और अलग अलग पार्ट्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसको तो हम लोग स्टडी करेंगे, मगर आप अपडेट रहेंगे किससे? इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर से। वो आपको बहुत प्रॉफिटेबल करेगा कि कैसे उसमें से क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उस चैप्टर पे बात करेंगे जिसका नाम है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है MCQ है वो आपको मैं बता चुका हूं, तो आज हम लोग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RBI तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको शुरुआत करने से पहले RBI को जानने से पहले ये जान लो कि RBI का गठन कैसे हुआ, कब हुआ और किस की सिफारिश पर इस कमेटी का, इस बैंक का गठन किया गया। तो RBI का गठन किया गया था 1935 में, जब भारत शासन अधिनियम आया था तो उसमें एक केंद्रीय बैंक का गठन किया गया था। भले उसका नाम RBI नहीं रखा गया था, मगर RBI का गठन बोलेगा तो 1935 में यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम था रॉयल कमीशन। उस कमीशन की सिफारिश पर भारत में RBI का गठन किया गया और इसको जनवरी 1949 में नेशनलिज्म किया गया, मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया किसका? RBI का, ठीक। भारत में अगर बैंकिंग सिस्टम अपन देखते हैं तो भारत में सबसे पहला, भारत का जो पहला बैंक है, ठीक, उसका नाम क्या है? भारत का पहला बैंक है आपका 1786 में बना था जिसका नाम था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया को भारत का पहला बैंक कहा जाता है। अगर अपन बुक देखते हैं तो कई बुकों में लिखा रहता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान से पहले बना था जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और 1790 में क्या किया गया? इस जनरल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके रख दिया गया हिंदुस्तान बैंक, ठीक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान रखा गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का पहला बैंक है जनरल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में इसका नाम बदल करके रख दिया गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक। उसके बाद 1921 में नहीं, उसके बाद 1881 में आपका पहला बैंक आया जो बनाए तो ब्रिटिशर्स थे मगर उसका पूरा मैनेजमेंट कर रहा था कौन? इंडियन, और वो था अवध कमर्शियल बैंक। उसके बाद आया आपका 1894 में, 1894 में आया आपका एक और बैंक 1881, फिर 1894, 1894 में एक और बैंक आया जिसका नाम था PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ये कंप्लीटली पूर्ण रूप से भारतीय नियंत्रण में पहला बैंक और भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था। ये कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। इसके बाद 1921 आया और 1921 में 3 बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बनाया गया जिसको बोलते हैं इंपीरियल बैंक। और वो 3 बैंक कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल। ये तीनों को मिलाकर के एक बैंक बनाया गया जिसको कहा गया इंपीरियल बैंक, ठीक। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल बैंक नाम रखा गया, ठीक, 1921 में। फिर उसके बाद 1949 में क्या किया गया? RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसको राष्ट्रीय बैंक का दर्जा दिया गया, मतलब भारत का केंद्रीय बैंक बना वो। उसके बाद 1955 में, 1955 में आपका क्या किया गया कि इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके रख दिया गया SBI।
क्या रख दिया गया, एसबीआई रख दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद 19 जुलाई 1969 में क्या किया गया कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और उसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहां पर समय यह था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर रहे थे धीरे धीरे, मगर धीरे से जब ऐसा तो नहीं है कि जब मोदी सरकार आई तभी बैंकों पर ज़्यादा फोकस हुआ, उससे पहले भी कुछ बैंकों का एक दूसरे में विलय कर दिया गया। और फिर उसके बाद मोदी जी जब आए तो भारत में जो 23-24 नेशनल बैंक थे उन सब को मिलाकर के अब भारत में वर्तमान में टोटल 12 बैंक हैं जिन्हें राष्ट्रीय बैंक का दर्जा दिया गया है। कितने बैंक है, 12, वो लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक, कि भारत में 12 टोटल बैंक है जिन्हें राष्ट्रीय बैंक का दर्जा दिया गया, जो नेशनल बैंक है। ओके, तो हमको यहां पर पढ़ना है क्या चीज, आरबीआई। मगर थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम को बताना जरूरी था कि भारत में बैंकिंग कैसे शुरू हुआ। ठीक, इसलिए मैं आपको उसको बताया, मगर मेन है हमारा क्या चीज, आरबीआई। तो चलिए अब आते हैं, फोकस करते हैं आरबीआई पर। ठीक है, तो आरबीआई, ठीक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। कैसा बैंक है, केंद्रीय बैंक है। ठीक, ये 1935 में क्या किया गया, इसका 1935 में ये बना। ठीक, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये एकमात्र ऐसा बैंक है जहां पर आप अपना खाता नहीं खुलवा सकते। ठीक, ये केवल और केवल क्या करता है, बैंकों को रेगुलेट करता है, उनको नियंत्रण करता है, उनको अल्पकालीन दीर्घकालीन लोन देता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करना, मौद्रिक नीति जारी करना आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण काम है। और यही मौद्रिक नीति ही हमारी अर्थव्यवस्था का कंडीशन बताती है कि हम लोग डेवलप में है, डेवलपिंग में है कि नॉन डेवलपिंग में है। ठीक, तो मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है। क्लियर, ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया आरबीआई, तो आरबीआई के कार्य, तो सबसे पहला इसका कार्य क्या है, बैंकों के लिए क्या करना, रूल रेगुलेशन बनाना। दूसरा इसका काम है क्या चीज, कि नोट जारी करना, नोटों का निर्गमन करना। एकमात्र बैंक जो नोटों का निर्गमन करता है, नोट जारी करता है, सिक्के जारी करता है। ठीक, उसके बाद इसका तीसरा काम है आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर आरबीआई से कुछ पूछता है तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन इश्यू करता है। तो मौद्रिक नीति, क्या चीज, मौद्रिक नीति जारी करता है कौन, आरबीआई। ठीक, ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसी को जारी करता है कौन, आरबीआई। बाकी सब काम तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, मगर फिर भी इसका एक इंपॉर्टेंट काम बस याद रखना है, वो भी कौन सा है, मॉनेटरी पॉलिसी इशू करना। आगे बताऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, ठीक, मौद्रिक नीति जो होती है, ठीक, यही किस मुद्रा से संबंधित जो नीति बनाई जाती है उसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है या मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो ये काम करता है कौन, आरबीआई करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो 5 प्रकार से जारी करता है कौन, आरबीआई। ठीक, एक है आपका बैंक रेट, एक है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एक है आपका एसएलआर सॉलिड लिक्विड रेशियो, एक है आपका रेपो रेट और एक है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो ये 5 प्रकार से जारी करता है कौन, आरबीआई। बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब ये क्या होता है तो सुनो। ठीक, सबसे पहले आ जाओ बैंक रेट में। ठीक, तो बैंक रेट किसको बोलते हैं। ठीक, तो आरबीआई जब, ध्यान देना ना, आरबीआई जब कमर्शियल बैंकों को आरबीआई जब लोन देता है और जिस रेट पर लोन देता है उसको कहा जाता है बैंक रेट। ठीक, आरबीआई द्वारा जब कमर्शियल बैंकों को क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है और जिस रेट पर, जिस दर पर लोन देता है उसी को कहते हैं बैंक रेट। जैसे मान लो आरबीआई एसबीआई को लोन दिया और उसको बोला कि मैं तुमसे 10% ब्याज लूंगा, तो जो 10% हुआ वही क्या कहलाता है, बैंक रेट कहलाता है। ठीक, इसके जस्ट है आपका रेपो रेट। देखो, बैंक रेट और रेपो रेट में सिर्फ किसका फर्क है, टाइम पीरियड का। ठीक, कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंकों को
शॉर्ट टाइम के लिए, अल्पकाल के लिए जब लोन देता है, यहां पर टाइम पीरियड आ जाएगा। अगर शॉर्ट टाइम के लिए लोन दिया तो रेपो रेट होगा, और बिना टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता, मतलब उसका टाइम निश्चित नहीं होता है, तब अगर लोन देता है तो कहलाता है बैंक रेट कहलाता है। तो आरबीआई जब शॉर्ट टाइम के लिए बैंकों को, कमर्शियल बैंक किसे कहा जाता है? कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक उस बैंक को कहते हैं जो क्या करता है? लेन देन करता है। जो लेन देन का काम करता है उसी को कहा जाता है कमर्शियल बैंक। तो जब आरबीआई शॉर्ट टाइम के लिए कमर्शियल बैंकों को जिस दर पर लोन देता है, जिस रेट पर लोन देता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। बैंक रेट में टाइम डिसाइड नहीं है और रेपो रेट में टाइम डिसाइड है। ठीक, ये दोनों में वो देगा, मगर उसमें अंतर क्या है कि उसमें टाइम डिसाइड नहीं है। रिवर्स रेपो रेट, अब देखो क्या होता है कि मान लो आरबीआई जो है वो नोट छापता है, ठीक, तो कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, तो क्या कर सकती है? या तो विदेशों से पैसा लेगी, या तो किसी से ऋण लेगी, या तो आरबीआई से लेगी। तो आरबीआई से ऐसा तो नहीं कि मान लो मोदी जी को 1000 रुपये की जरूरत है, मान लो, ठीक, तो अब मोदी जी को 1000 रुपये की जरूरत है, तो आरबीआई को बोले कि काम कर यार 1000 का नोट दे, तो बोलती है हाँ ठीक है छापती हूँ। अब तुरंत तो नहीं छाप सकते, ठीक। तो यहां पर क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि अब आरबीआई कमर्शियल बैंकों से जिस रेट पर लोन लेगी, मतलब आरबीआई लेती है उनसे पैसा, तो आरबीआई जब लेगी और जिस रेट पर लेगी उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मतलब रिवर्स मार दी, पीछे आ गई, रेपो रेट में दी और रिवर्स रेपो रेट में खुद ही ले ली। तो आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों से लोन लेती है उसी को ही कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। एक होता है आपका CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा घर है, ठीक है ना, ओके, हमको हमारे घर वाले दिए हैं 1000 रुपए, ठीक। अब 1000 रुपए में दिए हैं और बोले कि काम करो कि अब उनको पता है कि लड़का बर्बाद है, 1000 रुपए को एक दिन में खत्म कर देगा। तो मम्मी क्या बोलेगी, बेटा एक काम कर, 500 रुपए तू रख ले और 500 मेरे पास जमा कर दे, जब तुझे जरूरत हो तब तू क्या करना, मेरे से ले लेना। तो यही कंडीशन अपनाता है आरबीआई। जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों से एक निश्चित अमाउंट, एक निश्चित दर पर उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने पास रखवाता है, तो उसे कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई रखवाएगा कमर्शियल बैंकों से कुछ हिस्सा अपने पास। मान लो किसी बैंक का 1 लाख रुपए है संपत्ति, उसमें से 50% अपने पास रखवा लिया आरबीआई, तो जो पैसा रखवाया एक परसेंटेज, एक हिस्सा, उसी को ही कहा जाता है CRR। तो आरबीआई जिस रेट पर कमर्शियल बैंकों से, ठीक, उनकी कुल संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने पास रखवाएगा तो उसी को कहा जाता है CRR। और SLR, सॉलिड लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, ये होता है कि CRR में आरबीआई अपने पास रखवाएगा और SLR में बोलेगा तुम खुद ही रखो, उनको खुद रखने के लिए बोलता है। और जो बैंक अपने पास जब खुद ही अपने टोटल अमाउंट का कुछ हिस्सा अपने पास खुद सेव करके रखते हैं तो उसी को कहा जाता है SLR। तो ये SLR में वो क्या क्या रखते हैं, तो SLR में वो लोग रखते हैं अपना गोल्ड, ठीक, SDR, स्पेशल ड्राइंग रेशियो जो आपको कल बताया था, IMF की मुद्रा, उसके बाद बॉन्ड, शेयर, ठीक, फॉरेन करेंसी। तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये सारी चीजें किस में आती है, SLR में आती है। तो इसी को क्या करती है, जो कमर्शियल बैंक होती है अपने पास रखती है। तो कमर्शियल बैंक जिस दर पर जो भी परसेंटेज अपने पास स्वयं सुरक्षित रखेगी तो कहलाता है SLR। अगर आरबीआई के पास सुरक्षित रखेगी तो CRR। अगर आरबीआई लोन लेगा कमर्शियल बैंक से तो वो रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई एक शॉर्ट टाइम के लिए कमर्शियल बैंकों को लोन देगा तो रेपो रेट है। अब बैंक रेट क्या होता है कि इसमें टाइम डिसाइड नहीं होता, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों को क्या दिया जाता है, लोन दिया जाता है, ठीक। और यही पांच चीजें जब आरबीआई इशू करता है तो उसी को ही कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। पहले ये साल में 2 बार जारी होते थे मगर अब ये होते हैं क्वार्टरली, ठीक। तो अभी फरवरी में जारी हुआ था
ठीक, 10 फरवरी 2022 को मॉनेटरी पॉलिसी जारी की गई, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इन सारों का क्या किया गया, रेट डिसाइड किया गया। ठीक, ओके। तो बैंक रेट कितना, 4.25%, सीआरआर कितना रखा गया है, 4%, एसएलआर कितना रखा गया है, 18%, रेपो रेट है 4%, और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट है 3.5%। ये एमएसएफआर भी जारी होता है, मगर ये किसी काम का नहीं है। ठीक, तो बैंक रेट कितना है, 4.2%। ठीक, सीआरआर 4%, सीआरआर और रेपो रेट दोनों सेम। ठीक, बैंक रेट 4.25%, सीआरआर और एसएलआर 4% है, और उसके बाद एसएलआर है आपका 18% है, और रिवर्स रेपो रेट है आपका 3.35%। 3.35% है, कौन सा है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक, तो ये याद रखना, ये पूछेगा क्वेश्चन में, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। ठीक, कि रेपो रेट कितना परसेंट है, रिवर्स रेपो रेट कितना परसेंट है। आरबीआई से इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक, कभी इतना डीप जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, वो मैक्सिमम यही मॉनेटरी पॉलिसी पूछेगा। ठीक, और उसमें से वो रेट ही पूछेगा, इससे ज्यादा वो डीप जाएगा नहीं। और क्या पूछेगा उसमें, इससे ज्यादा डीप नहीं जा सकता। क्लियर। ठीक, तो एक हो गया आपका सीआरआर, एसएलआर, फिर उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। तो बैंक रेट कितना है, 4.35%, फिर उसके बाद आपका सीआरआर है आपका 4%, कैश रिजर्व रेशियो 4%, रेपो रेट भी 4% है, एसएलआर है 18%, और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। ठीक, क्लियर। इतना याद रखना है किसके बारे में, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। एकदम इजी टॉपिक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें, और कोई ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, क्लियर। इतना जानना है आपको किसको लेकर के, मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के। इसी समय आरबीआई ने क्या किया था कि एक ऑपरेशन चलाया था, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ट्विस्ट बोलते हैं। और ये जो ऑपरेशन ट्विस्ट है, ठीक, इस ऑपरेशन ट्विस्ट का उद्देश्य क्या था कि अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करना, कि जो अर्थव्यवस्था हमारी नीचे नीचे जा रही थी उसको ऊपर पहुंचाने के लिए आरबीआई के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्विस्ट। क्या नाम था, ऑपरेशन ट्विस्ट नाम से एक अभियान शुरू किया गया था 23 दिसंबर 2019 को। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, ये क्या काम करने के लिए, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, कि अर्थव्यवस्था हमारी डूब रही थी, धीरे धीरे नीचे जा रही थी, तो उसको एकदम स्पीडली बढ़े, आगे बढ़े, हम लोग डेवलप कंट्री में आ जाए। इसको चलाने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा। इतना जानना है आपको आरबीआई के बारे में। ठीक है ना, क्लियर। वर्तमान में भारत में 12 नेशनल बैंक हैं। ठीक, कितने नेशनल बैंक है, 12 नेशनल बैंक है। ओके, तो देखो कौन कौन से बैंक हैं जिनको नेशनल बैंक का दर्जा दिया गया है। पहला है आपका क्या चीज, पहला है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा। दूसरा एसबीआई, याद करते चलो, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा पंजाब और सिंध बैंक। ठीक, पंजाब एंड सिंध बैंक। फिर उसके बाद चौथा आ जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका यूको बैंक। ठीक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, यूको बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। ठीक, वो पंजाब और सिंध बैंक था वो। ठीक, पंजाब नेशनल बैंक। फिर उसके बाद आंध्रा बैंक। क्लियर। ठीक, कौन कौन से बैंक हो गए, पहला आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर एसबीआई। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पंजाब एंड सिंध बैंक, केनरा बैंक, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी। ठीक, पीएनबी। फिर उसके बाद एक बच गया आपका कौन सा, बैंक ऑफ इंडिया। 9 हो गए। ठीक, 9 के बाद 10वें नंबर पर आपका आ जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया हो गया। 10वें नंबर पर आ जाएगा आपका कौन सा बैंक, हाँ ठीक है, ओके। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में मिक्स हो जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। तो बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक, 10वें नंबर पर यूनियन बैंक, 11वें नंबर पर सेंट्रल बैंक, ठीक, 11वें नंबर पर सेंट्रल बैंक, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर उसके बाद 12वें नंबर पर इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। टोटल 12 बैंक हैं जिन्हें नेशनल बैंक का दर्जा दिया गया है, ठीक है, ओके। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि हमको याद रहे वो चीज। तो वर्तमान में कितने बैंक हैं जिन्हें नेशनल बैंक का दर्जा दिया गया है? 12 बैंक, ठीक है ना। तो पहला आपका आ जाएगा कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, SBI, फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर उसके पंजाब एंड सिंध बैंक, आंध्रा बैंक, यूको बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया और लास्ट में आपका आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये टोटल 12 बैंक है जिन्हें नेशनल बैंक का दर्जा दिया गया है, ठीक। अभी हाल ही में क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया 2019 में, ठीक। बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका विलय हो गया? देना बैंक और विजया बैंक का विलय हो गया। तो टोटल ओवरऑल कट पीट करके अभी एट द प्रेजेंट 12 बैंक हैं जिन्हें नेशनल बैंक का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, टोटल कितने? 12 बैंक। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक, और ना ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन जाएगा, ठीक। तो उतना ही जानो जितना वो हमको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा जानबूझ करके दिमाग को लगाना या उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। तो इकोनॉमिक्स फोकस करेगा आपका करंट अफेयर पर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स फोकस करेगा करंट अफेयर पर। तो डेली न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ते रहो और डेली देखते रहो कि न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्या क्या नया नया चीज़ आ रहा है, ठीक। क्योंकि MPPSC में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है वो, ठीक। तो उतना डीप क्वेश्चन जाना है नहीं उसको। तो जितना जाना है और जितना जानना जरूरी है उतना चीज़ों को जानते हुए चलो, नोट करते चलो और उसको पढ़ते चलो। एक्स्ट्रा अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही स्टडी कीजिए। एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आनी नहीं है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, आपको फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा और उसको पढ़ाऊँगा। आप सिर्फ इतना करिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए, नोट कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स कीजिए, ठीक। बाकी आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए मैं बैठा हूँ, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय हिंद।